Okay. देखो, whenever you are given ranks or the ratings, then you can use only a rank correlation coefficient. ठीक है, but whenever you are given a series of you have two x and y, two variables, okay, you are given the marks, you can always assign them ranks and use rank correlation also. ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई क्वालिटेटिव डेटा को के बीच में आपको कोरिलेशन निकालना है, देन यू शुड यूज रैंक कोरिलेशन. ठीक है, अदरवाइज यू कैन यूज सिंपल कोरिलेशन आल्सो, बट व्हेनेवर रैंक्स आर गिवन यू कैन यूज ओनली रैंक कोरिलेशन. ठीक है, तो जो आपका ये वाला क्वेश्चन था क्राइम रेट और अनएम्प्लॉयमेंट, तो जब क्राइम रेट और अनएम्प्लॉयमेंट की रेटिंग्स आपको गिवन है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम रेट. Now you want to test the claim of the newspaper that unemployment is responsible for the higher crime rate in the cities of Haryana. Okay, so we will find the rank correlation, or rank correlation से we can predict whether the claim of the newspaper is true or false. वो कैसे पता चलेगा? अगर आप rank correlation निकालते हैं and it comes out to be very low, so claim of the newspaper is cannot be trusted. है ना, the source or it cannot be concluded that that unemployment is responsible for the higher crime rate. ठीक है, अब देखो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं. सपोज वी हैव द टोबैको कंजप्शन, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट. ठीक है, तो टोबैको कंजम्पशन, ठीक है, टोबैको कंजम्पशन की आपको सिटीज दी हैं जैसे ABCDE. ओके, एंड लंग डिसीजेस आपको दिया है. तो अब एक पांचों सिटीज में इफ द टोबैको कंजम्पशन इज हाईएस्ट इन द सिटी 5, ठीक है, it is 4 in this city on the scale of 3, okay, 3 and 2, okay, then you have the lung diseases cases. Okay, lung disease cases is 5, 3, 2, 4 and 5. Okay, now you want to find the relationship between the two. So only the tobacco consumption is not responsible for the lung disease, this we all know. ठीक है, लेकिन फिर भी जो 5 सिटीज हैं इनके अगर आप रैंक को, अब ये रैंकिंग दी है क्योंकि आपको, so you can find the rank correlation and you can find whether this tobacco consumption is responsible for the lung diseases in the particular cities. ठीक है class, is this clear? Yes. रैंक कोरिलेशन कब यूज करना है आपको? टेल मी, है ना. मैं और आपको इसके एग्जांपल्स बताती हूँ. ठीक है, वेट. Okay, so we have a very good question now. देखो, I will show you the question only, not the solution. So solution भी दिख रहा है आपको. Just wait. आप मुझे इसमें बताएंगे कि okay, I will show you the question now. देखो क्वेश्चन ये है और आप इसमें बताएं कि आपको कौन सा इस व्हाइट शीट के ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है ना वो है. So I read out the question for you all. A company gives on-the-job training to its salesman, which is followed by a test. ठीक है, it is considering whether it should terminate the services of any salesman who does not do well in the test. ठीक है,
तो देखो टेस्ट स्कोर है आपके पास ये, और उसका सेल्स का जो स्कोर है वो ये है, ठीक है। 1000 रुपीज में 31,000 की सेल ये करता है, उसका टेस्ट स्कोर 14 है, 36,000 और 19 इसका टेस्ट स्कोर है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द सेल्स एंड द स्कोर्स, ठीक है। डज इट इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्समैन विद लो टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड, ठीक है। अब आप मुझे इसमें बताओ, should you find the correlation coefficient or the rank correlation coefficient? Tell me. देखो दिस इज द टेस्ट कोरिलेशन स्कोर, हाँ जी, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि देखो टेस्ट स्कोर आपको गिवन है और उसकी सेल्स का डेटा गिवन है, ठीक है। तो जो सेल्स का डेटा है वो इतनी इतनी सेल्स करता है ये पर्टिकुलर सेल्समैन, और उसका टेस्ट स्कोर है, ठीक है। तो कोर इसमें रैंक कोरिलेशन क्यों नहीं निकल सकता, ये बताओ। मैम स्कोर या रैंक जैसा कुछ है ही नहीं, हाँ डायरेक्ट स्कोर दिया। हाँ, रैंक जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ये टेस्ट स्कोर है और ये सेल्स है, ठीक है। तो आप इसने जब कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है तो देखो इसने वो एक्स वाई वाले फॉर्मूला से निकाला है, जो आप कह रहे थे ना कि मैम इसमें एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार वाले फॉर्मूला से। तो आप ऐसे ना करें, आप अपना डी एक्स डी वाई वाला जो फॉर्मूला है उससे करेंगे। अब स्कोर देखो 0.9 आया है ना, 0.947। इसका मतलब क्या है, देयर इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द टेस्ट स्कोर एंड द सेल्स, ठीक है। मतलब अगर किसी का टेस्ट स्कोर अच्छा है तो सेल्स भी अच्छी है उसकी। It does not indicate that a termination of services of salesman with low test score is justified. है ना, high degree positive correlation है, so it does not indicate that the termination of services of the salesman with low test score is justified. Clear? Yes. मैम तो हमें यही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा जब टेबल वाला क्वेश्चन आएगा। नहीं नहीं, क्यों मेथड, मतलब ये फॉर्मूला कह रहे हो आप? यस मैम। नहीं, ये नहीं यूज करना, आपको dx dy वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो एज्यूम dx dy, मीन वाला। हाँ जी, ये फॉर्मूला क्या है बेटा, इससे आपको कैलकुलेशंस विल बी लेंदी, आपको हमेशा वही यूज करना है, ये n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, ये वाला डिवाइडेड बाय अंडर रूट एंड अंडर रूट, ठीक है। यही यूज करना है, n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूला में तो देखो आपको x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा जो बुक में किया हुआ है, और y बार भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग x बार एंड y बार तो इससे कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि जो x बार y बार बहुत बार डेसिमल में आ जाते हैं, तब क्या करोगी, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो इस वाले प्रॉब्लम में x बार आपके पास 20 है और y बार 40 है, सी, है ना। तो ये तो 20 और 40 आ गए, और आपने यहाँ पर इसको माइनस करके ये डेटा आ गया, ये सीरीज आ गई, ये सीरीज आ गई। यू इजिली फाइंड आउट कैन फाइंड आउट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर और एक्स वाई। ये तो यहाँ तो आ गया, लेकिन अगर मान लो ये डेसिमल में आ जाते हैं तब क्या करोगे, ये आ जाता 20.978, तो 21 आप उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर राउंडिंग ऑफ एरर्स आ जाते हैं। तो फिर आप यहाँ माइनस करोगे, फिर स्क्वायर करोगे और x इंटू वाई करोगे, तो जो डेसिमल्स आते हैं उसकी वजह से राउंडिंग ऑफ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए बेटर इज टू यूज ये dx dy वाला फॉर्मूला, ओके मैम। ठीक है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ये dx का होल स्क्वायर लिखते थे आप, यहाँ इट इज n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाती हूँ, in which you have to decide which correlation has to be found, ठीक है। देखो रैंक कोरिलेशन आप लगा सकते हो, लेकिन रैंक कोरिलेशन लगाना कब है, जब रैंक्स गिवन हो, रेटिंग्स गिवन हो, तब तो आप रैंक कोरिलेशन लगाएंगे ही, ठीक है। बट व्हेनेवर यू हैव सम क्वालिटेटिव डेटा तब उसमें भी रैंक कोरिलेशन लग सकता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। Okay, if you can see this particular problem,
देखिए, if you can see this problem over here, illustration 32, sorry, ये देखो, इसमें है compute the correlation coefficient between the price and sales. ठीक है, तो प्राइस और सेल्स है, तो आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है. तो प्राइस और सेल को आप रैंकिंग नहीं कर सकते, है ना. यू कैन नॉट असाइन द रैंकिंग टू प्राइस एंड सेल्स. खुद सोचो, है ना, प्राइस को अगर मैं रैंक करूं और फिर सेल्स को रैंक करूं तो उसका कोई, इट इज मीनिंगलेस. ठीक है, तो प्राइस इतना है और उसकी सेल इतनी है. ठीक है, अगर किसी का प्राइस 100 रुपीज है तो उसकी 500 सेल होती है. ठीक है, प्राइस 90 है तो 600 सेल है. तो ये प्राइस और सेल्स, और देखो dx dy वाला फॉर्मूला यूज किया है इसने, है ना. तो मैम जहाँ पे रैंक होगी वहाँ रैंक दी होगी ना. हाँ, मतलब रैंक दी होगी, कि रैंक है यार, हाँ जी, वो हाँ जी. रेट है कुछ लेकिन ऐसा. सोचो, मैं आपको ऐसा ना एक मैम एग्जांपल इधर बताती हूँ जिस, हाँ जी, मैम इधर क्या कह रहे dx हो. dy यूज करने, इधर क्यों यूज किया dx dy, दूसरा क्यों dx नहीं dy बोला? ही यूज करना है बेटा, dx dy ही यूज करना है. बुक में मैंने जो आपके साथ पीडीएफ शेयर की है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिस, जो आप देखोगे तो dx dy नहीं यूज किया तो भी आप dx dy यूज करो, क्योंकि आप खुद देखो dx dy से कैलकुलेशंस कितनी सिंपल हो जाती है. यस और नो. देखो कितना सिंपल कैलकुलेशन है, dy स्क्वायर dx स्क्वायर, y टू फाइंड एक्चुअल मीन्स, और फिर वो माइनस करो, फिर स्क्वायर करो, और फिर डेटा को सिंप्लीफाई करो, है ना. हमेशा यही करता हूँ। एज्यूम बस. हाँ जी, देखो dx, एक बात सुनो, dx कैसे निकलता है. dx सॉरी, आप कहते हो dx इज x माइनस a, तो इसने देखो इस सीरीज में से 90 को ले लिया ये. अब 90 को क्यों लिया है पता है, क्योंकि 90 यहाँ पे रिपीटेड था 3 बार. एक बार ये है 1 2 और 3, तो आप वो वाली ऑब्जर्वेशन ले लो जो ज्यादा बार रिपीटेड है. ठीक है, तो इसने 90 ले लिया. अब देखो y में से इसने मैम 7 नहीं है को लिया है. रिपीटेड तो? नहीं है तो आप ऐसी वैल्यू ले लो जिससे ज्यादा जीरोस बन जाए. अगर बिल्कुल भी नहीं है ऐसे रिपीटेड वैल्यू कोई भी, तो कोई कन्वीनियंट वैल्यू ले लो. अब देखो इसने इसमें 7 को लिया है, 7 7 7. आप 8 को भी ले सकते थे, 8 से देखो 2 जीरो बनते, क्योंकि 2 बार 8 है. ठीक है, तो आप ऐसी वैल्यू चूज करो जिससे आपके मैक्सिमम जीरोस और वंस बन जाए. अब इसमें देखो कितने सारे 3 जीरो यहाँ बन गए थे, इसमें y की सीरीज में 3 जीरो बन गए और कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो गई. और यही फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ आपको. सारे फॉरगेट अबाउट अदर फॉर्मूले, वो तभी यूज करने हैं जब आपको वैल्यूज गिवन हो. नहीं गिवन है तो आपको यही यूज करने हैं. ठीक है, सीरीज जब भी गिवन होगी ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला dx और dy वाला. ठीक है, क्लियर. अच्छा, अब ये देखो ऊपर वाला क्वेश्चन, इसमें इसने कहा फाइंड द रैंक कोरिलेशन. अगर रैंक कोरिलेशन नहीं भी बोला होता तो देखो, कैंडिडेट इज 1 2 3 4 2 7, marks awarded by judge 1 and judge 2, since these are the marks awarded by judges, so you can assign the rank to them. rank assigning सीखा है ना आपने, कैसे असाइन करेंगे. देखो इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप मैक्सिमम वाले को फर्स्ट रैंक दे दो या मिनिमम वाले को फर्स्ट दे दो, लेकिन आपको दोनों सीरीज में एक ही मेथड फॉलो करना होगा, या तो मैक्सिमम वाले को फर्स्ट या मिनिमम वाले को फर्स्ट. तो अकॉर्डिंगली वैसे भी हम जिसके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उसको फर्स्ट रैंक देते हैं. तो आप इस सीरीज में 70, इसने लोएस्ट वाले को फर्स्ट दिया है. ठीक है, मैं अभी एक क्वेश्चन कराती हूँ. रिपीटेड रैंक किया था आपने, रिपीटेड रैंक राखी, इज शी देयर. बाकी लोगों को याद है रिपीटेड रैंक्स और रैंक को रिलेशन किया था तो. अच्छा मैं मैम बताती हूँ, नहीं एक किया मिनट, एक, नहीं किया था, मैं बताती हूँ, एक मिनट रुको. देखो अब ये जो 22nd प्रॉब्लम आपको दिख रही हो, अगर ये वाली, इसको बताओ. देखो, a psychologist want to compare two methods of teaching. ठीक है, he selected a random sample of 22 students. He grouped them into 11 pairs so that the students in a pair have approximately equal score on an intelligence test.
In each pair, one student was taught by method A and other by method B. ठीक है? The marks obtained by them are tabulated. अब इसने देखो दो चीजें बोली हैं, find the correlation coefficient and rank correlation. अब इसमें दोनों क्यों निकल सकते हैं, ये बताओ. Why can you find both of the correlation coefficients? देखो क्वेश्चन ये है कि जो 22 स्टूडेंट्स थे ना क्लास के, साइकोलॉजिस्ट ने उसको ना 11-11 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया. तो जो 11 ये वाले स्टूडेंट हैं उनको मेथड ए से पढ़ाया गया और अदर 11 को मेथड बी से पढ़ाया गया. ठीक है. अब ये just wait. Group them 11 pairs so that the student in a pair have approximately equal scores on an intelligence test. In each pair, one student was taught by method A and other by method B. Yes. देखो इस पेयर में जो आपका फर्स्ट पेयर था ना, 11 के उसने 11 पेयर्स बनाए हैं, 11 पेयर्स बनाए हैं. ठीक है. तो इस पेयर में एक बच्चे को मेथड ए से पढ़ाया गया, दूसरे को मेथड बी से. फिर सेकंड वाले पेयर में मेथड ए मेथड बी इससे ऐसे पढ़ाया गया है. नाउ कैन you are asked to find correlation coefficient और rank correlation, दोनों ही निकाल सकते हैं इसमें. ऐसा क्यों? बताओ क्लास. देखो इसमें दोनों क्यों निकाल सकते हैं. एक तो ये देखो जो ए है, ये वाले सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ए मेथड से पढ़ाया गया. ठीक है. तो ये इनके मार्क्स हैं. जिनको बी मेथड से पढ़ाया गया उनके भी मार्क्स हैं. तो आप डायरेक्टली मार्क्स के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो. निकाल सकते हो या नहीं, है ना. फिर जब हम रैंक असाइन कर दें, है ना, और अगर मैं रैंक भी असाइन कर दूं तो रैंक से भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब देखो जो रैंक कोरिलेशन है वो -0.175 है. तो -0.175 मींस लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन. मैम रैंक इसमें ठीक है. असाइन करनी पड़ेगी या असेंडिंग ऑर्डर हाँ, के उसमें साथ? हमें रैंक असाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. तो हम जब इसमें रैंक मैं करवाती हूँ इस प्रॉब्लम को. ठीक है. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो आप डायरेक्टली निकाल ही लेंगे. देखो इसमें फर्स्ट सीरीज में 30 दो बार है तो 30 को अज्यूम मीन ले लेना. ठीक है. नहीं हो तो किसी को भी ले सकते हैं. इसमें 16 दो बार है तो उसमें 16 को ले सकते हैं. चलो मैं ये इसी प्रॉब्लम को हम रैंक कोरिलेशन से करते हैं. ठीक है. देखो सेम प्रॉब्लम we are doing with rank correlation. Okay, so you have pair A and pair B. ठीक है. देखो मार्क्स हैं 24, 29, 19, 14, 30, 19, 27, 30, 20, 28 और 11. ठीक है. आर दीज 11 ऑब्जर्वेशंस, ये चेक करना. यस 11 है. ठीक है. नाउ वी हैव 37, 35, 16, 26, 23, 27, 19, 20, 16, 11 और 21. ठीक है. सो वील असाइन रैंक. ठीक है. मेथड ए और मेथड बी. अब रैंक को रिलेशन के लिए तो रैंक 1 एंड रैंक 2 रैंक असाइन कर देंगे. अब रैंक कैसे असाइन करनी है. देखो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी द हाईएस्ट वाले को फर्स्ट रैंक दे देते हैं. ठीक है. और अगर आप लोएस्ट वाले को फर्स्ट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं. तो फर्स्ट सीरीज में देखो हाईएस्ट रैंक कौन है. टेल मी. 30 है. लेकिन 30 देखो यहाँ पर दो बार है.
एक 30 यहाँ है, एक 30 यहाँ है, तो क्या हम इसको फर्स्ट दें, इसको फर्स्ट दें, या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड दें, है ना? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो दोनों 30 है ना, देखो अगर इसको फर्स्ट रैंक जाएगी तो इसको सेकंड जाएगी, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। तो क्या करना होगा, आपकी कौन कौन सी रैंक्स ऐसी हैं जिसमें टाई है, तो 30 जो है वो 2 बार रिपीटेड है, तो मतलब फर्स्ट और सेकंड रैंक को आपको डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो यू हैव टू डू 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.5। तो फर्स्ट और सेकंड रैंक किसी को नहीं मिलेगी, दोनों को 1.5 मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड रैंक गई, नाउ यू आर लेफ्ट विथ थर्ड रैंक। अब इस सीरीज में देखो थर्ड किसको मिलेगी, 29 को, फिर फोर्थ 28 को, ठीक है, फिर फिफ्थ 27, ठीक है। अब सिक्स्थ रैंक किसको दे, सिक्स्थ रैंक 24 को, ठीक है। अब जो सेवेंथ रैंक है ना, 19 भी 2 बार है, देखो ये रहा 19 और ये रहा 19, ठीक है, तो 19 2 बार है, ठीक है। हम यहाँ लिख देंगे 19 इज रिपीटेड ट्वाइस। तो अब हमारी कौन से रैंक पे अटके हैं हम, सेवेंथ और एट्थ। सेवेंथ और एट्थ डिवाइडेड बाय 2, अगर मान लो 19 3 बार होता तो 7 8 और 9 डिवाइड बाय 3, 3 लोगों में डिवाइड होगी, ठीक है। तो ये हो गया 7.5। तो अब 7.5 इसको भी मिलेगी और इसको भी मिलेगी। तो हम 8 रैंक तक कर चुके हैं। तो 9th रैंक विल बी असाइन टू, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये 20 भी तो था, 20 था, तो 20 को 7th मिल जाएगी, है ना। अब 8 और 9 डिवाइड होंगे, 8.5 है ना, 8.5। तो 8.5 इसको मिली और 8.5 ही इसको मिल गई, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है, तो 8 और 9 चले गए, अब 10 और 11 बचे हैं, तो 10th रैंक मिलेगी इसको और 11th रैंक मिलेगी इसको, ठीक है। सिमिलरली इन दिस सीरीज हाईएस्ट कौन है, 37, तो 37 को फर्स्ट रैंक दे दें, फिर उसके बाद है 35, तो सेकंड रैंक। बताइए क्लास, थर्ड रैंक किसको मिलनी चाहिए, 27 को, है ना। फिर फोर्थ रैंक 26 को, फिफ्थ रैंक should go to 23, sixth rank should go to 21, है ना। सेवेंथ रैंक 20 को दे दें, फिर देखो 16 रिपीटेड है, एक 16 आएगा ना इसके बाद, तो नहीं 19 भी है माय डियर, 19, 8 रैंक 19 को जाएगी, है ना, ठीक है। अब जो 9th और 10th रैंक है ना, वो इस वाले 16 में डिवाइड होगी, तो 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो कौन रिपीटेड था, 16 था y की सीरीज में, 9 + 10 डिवाइड बाय 2 हाउ मच, 9.5। तो 9.5 इस 16 को मिलेगी, 9.5 इस 16 को, 11th रैंक इसको, ठीक है। यस क्लास, 11th रैंक इसको मिलेगी, ठीक है। ये समझ में आया सबको, हाउ टू डिवाइड द रैंक्स, यस ठीक है। अगर देखो 3 लोगों में डिवाइड होती ना, अगर 16 3 बार होता तो 9 10 और 11 डिवाइडेड बाय 3 होता। ऐसे क्वेश्चंस होंगे बुक में, आप एक बार चेक करना। अब आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड डी। अब अगर आपको डायरेक्ट डी स्क्वायर कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। डी इज नथिंग बट R1 - R2। अगर कोई स्टूडेंट R2 - R1 करता है तो वो भी गलत नहीं होगा। 6 - 1 बोले 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 3 - 1 सॉरी 3 - 2 1, 1 स्क्वायर 1, ये भी 1 आएगा, तो 1 स्क्वायर 1, 36, 5 - 1.5 इज 3.5, है ना। अब 3.5 का स्क्वायर बताएं जल्दी से,
what it would be. Tell me. Class, कैलकुलेटर्स है ना, देखो इट वुड बी, फोन से मत करना एग्जाम में, फोन से अगर आप करते हो तो फोन से गलत हो जाता है, ठीक है। 3.5 आया, 3 पॉइंट, क्योंकि फोन बहुत बार प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यूज को कंसिडर कर लेता है, तो इट वुड बी 12.25, ठीक है। अब ये बताओ जल्दी से, 8 माइनस 3, 8.5 माइनस 3, इट इज 5.5, 30.25। बच्चे गलत नहीं होना चाहिए, ये चेक करो, इज इट 9? टेल मी। 7 माइनस 1.5, 5.5, तो ये भी 30.25 आएगा, ठीक है, दोनों सेम आएंगे ना। ये होगा 2.5, तो 6.25, बोलो, ठीक है क्लास। यस मैम, 49। ये कितना आएगा 49, और ये आएगा 20। 25। इनको ऐड करिए क्विकली प्लीज। देखो 27, ये 27 है, 36 प्लस 42.5 प्लस 9 प्लस 36.5 plus 49 plus 25. So according to me this is 225. बोलो आपका भी 225 आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा आप देखो, अब एक इसमें एक प्रॉब्लम है। देखो वैसे तो हम जो हमारा रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n क्यूब माइनस n, तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कोई भी रैंक जब रिपीटेड नहीं होती तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। सिग्मा डी स्क्वायर 225 है, n आपके पास 11 है, 11 11 क्यूब माइनस 11 करके और 1 में से लास्ट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 1 में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये तो तब होता है व्हेन रैंक्स आर नॉन रिपीटेड, लेकिन अब तो आपके पास रैंक्स रिपीटेड है, और कितनी रैंक रिपीटेड है? 30, 19 और 16। तो अब क्या फॉर्मूला में चेंज आएगा? दैट वुड बी 1 माइनस 6, ठीक है। अब ये सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर था ना, इसके साथ ना कुछ टर्म्स ऐड होंगी, वो क्या ऐड होंगी? 1/12 m क्यूब माइनस m, ये एक बार ऐड हुई, अब ये मैं कह रही हूँ 3 बार ऐड होगी, क्योंकि 3 रैंक रिपीटेड है, तो मैं 3 बार ऐसी टर्म लिखूंगी, ठीक है। इट इज 1/12 m क्यूब माइनस m and 1/12 m क्यूब माइनस m and whole is divided by n क्यूब माइनस n, वो तो आपका डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा। अब ये बताओ हमने 3 बार क्यों ये टर्म ऐड की? क्योंकि 3 रैंक रिपीटेड थी, तो 3 बार ये टर्म आएगी। अब इसमें m की वैल्यू क्या होगी? 30 2 बार है, 19 भी 2 बार है और 16 भी 2 बार थी, तो तीनों ही में m की वैल्यू 2 होगी। लेकिन अगर मान लो 30 यहाँ पे 3 बार होता, ये 4 बार होता, तो एक जगह m की वैल्यू 3 होती, एक जगह 4 होती और एक जगह 2 होती, ठीक है। तो अब आपके पास r विल बी इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स क्या? सिग्मा डी स्क्वायर है 225 प्लस 1/12 2 क्यूब माइनस 2, एक बार लिखा, फिर इसी को फिर से हम लिखेंगे 1/12 2 क्यूब माइनस 2 देन 1/12 2 क्यूब माइनस 2, 3 बार हो गया, डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, तो 11 क्यूब माइनस 11, ठीक है। सो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस? r माइनस 11 क्यूब माइनस 11, आप बताइए क्या होगा? 11 क्यूब इज मैम ये m वाला एक बार 13। वापस बता दो कि अगर 3 बार होता तो क्या हाँ मैं करते? बताती हूँ, देखो आपके पास ना सी
3 रैंक रिपीटेड है, चाहे वो एक्स सीरीज में है या वाई सीरीज में है, उससे मतलब नहीं है, आप इनको साइड पर लिखते रहना। 3 रैंक्स रिपीटेड है, 30 है, 19 और 16। अब क्योंकि ये 3 रिपीटेड है तो ऐसी वाली टर्म 3 बार लिखनी है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो मैंने 3 बार लिख दी। अब इसमें m की वैल्यू क्या होगी? देखो 30 क्योंकि 2 बार थी तो पहली वाली में m की वैल्यू 2 हो गई। 19 भी 2 बार था तो m की वैल्यू फिर से 2। 16 भी 2 बार था तो m की वैल्यू फिर से 2 हो जाएगी। मान लीजिए 16 यहाँ 3 बार होता तो एक टर्म में m की वैल्यू 3 होती। 30 4 बार होता तो एक टर्म में m की वैल्यू 4 होती। क्योंकि तीनों ही रैंक 2-2 बार रिपीटेड थी तो तीनों बार m की वैल्यू हमने 2, 2 और 2 ली है। अब आया समझ? ओके। ओके, ऐसे करना है। ठीक है, तो अब 11 क्यूब बताओ कितना होता है? 11 into 121, it is 1331 minus 11। देखो 225 प्लस देखो 2 क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 2 6 होता है, 6 बाय 12 0.5 होता है, तो 0.5 3 बार आएगा। ठीक है, तो ये आपकी रैंक कोरिलेशन की वैल्यू है। इसको वेरीफाई करो आप प्लीज, इसको बताओ कितना आएगा ये? 0.5 into 3, बताइए हाउ मच? 0.25 into 0.5, 0.0625 आएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो 225 प्लस 0.0625 विल बी 225, है ना? फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फोन के कैलकुलेटर में आंसर बहुत बार गलत आता है तो आप प्लीज चेक कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी 1 minus 1350.375 डिवाइडेड बाय 1331 minus 11, 1320। आप चेक करके बताएं ये ठीक है या नहीं। पॉइंट 375। वन थ्री टू जीरो, ये है 1.02। दिस वैल्यू इज 1.02। ठीक है, तो जब आप 1 माइनस 1.0230 करेंगे, यस इट इज माइनस ऑफ 0.023 आंसर। ये आपका आंसर है। तो बताओ विच टाइप ऑफ कोरिलेशन डज इट हैव? लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, है ना क्लास? इट इज रिप्रेजेंटिंग low degree negative correlation, है ना? What can you predict about this data? देखो जो साइकोलॉजिस्ट ने पेयर्स बनाए थे ना, उसने कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट इक्वल स्कोर्स हों। ठीक है, तो जो ये जो पेयर था उसमें जो पहला स्टूडेंट था उसको ए मेथड से पढ़ाया गया, उसको बी मेथड से। तो 24, 37, 29, 35, 19, 16, 14, 26, 30, 23, ये इसने जो पेयर्स बनाए उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि मेथड ए और मेथड बी में लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है ना? दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट द कोरिलेशन इज ऑफ लो डिग्री। ठीक है, मतलब दोनों टीचिंग मेथड्स में देयर इज लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। इज दैट ओके? मैम मतलब दोनों हाँ सेम जी, मेथड्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है? नहीं, आप बताओ। बताओ व्हाट इज लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन?
एनी गेसेस? एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हाँ बहुत मतलब उनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट है ही, दैट इज ओके, बट व्हाट इज लो डिग्री? इफेक्ट बहुत कम हो रहा है। Yes, they have very low correlation between them, है ना? Very low correlation मतलब जो A और B है उनको हम they are not low degree correlation है, मतलब बहुत कम related है एक दूसरे से, है ना? अगर आप देखना चाहते थे एफिशिएंसी तो लो डिग्री नेगेटिव, एक तो नेगेटिव है, मींस दे आर बोथ द मेथड्स आर, पहले तो रिलेटेड ही नहीं है, दे आर वेरी लो डिग्री, है ना? And negative correlation, negative means if one is moving in one direction, other is moving in the other direction. Clear now? मैम आपने एक क्वेश्चन बताया था ना कि अनएम्प्लॉयमेंट इज रिस्पॉन्सिबल हाँ फॉर हायर क्राइम, उसमें आर की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ रही थी, आ रही 0.9 है, समथिंग। मैम 0.9 आ रही बुक है। में, मैम अच्छा बुक में अच्छा, तो इतनी दे रखी थी। नहीं ये तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल कह रहे हो? मैम बुक में था वो क्वेश्चन, उसमें आर की वैल्यू बहुत ज्यादा आई थी, फिर आपने डिक्लाइन 0.9 कर थी, दिया था कि हाँ 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 0.9 थी। वो तो वो वाला क्वेश्चन था बच्चे जिसमें आप, आई विल शो यू दैट क्वेश्चन, अभी दिखाती हूँ। वो ये क्वेश्चन था कि जो आपका सेल्स है, मतलब आपका जो लॉस, एक देखो मैं आई विल एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन आल्सो। देखो उसमें था कि जो आपका टेस्ट स्कोर है और सेल्स है उनका कोरिलेशन आपने निकाला, तो उसमें जो कोरिलेशन था दैट वाज 0.9। इसका मतलब जो सेल्स है और जो टेस्ट स्कोर था उसमें हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब अगर हम टेस्ट स्कोर के बेसिस पे किसी को टर्मिनेट करें तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। ये था वो क्वेश्चन, समझे आप? देखो अगर मैं कहती हूँ कि टेस्ट स्कोर, हम आई हैव अ इंडस्ट्री जिसमें टेस्ट स्कोर मैंने सेल्समैन का लिया और उनके सेल्स का डेटा भी है मेरे पास, ठीक है? सॉरी, अब कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए जिसका टेस्ट स्कोर आता है 8 और उसकी सेल्स है 30,000 पर मंथ, तो इस 30,000 को उसने 30 ले लिया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है? तो अब दूसरा है जिसका टेस्ट स्कोर 9 है, उसकी सेल्स है 40,000 पर मंथ, ठीक है? टेस्ट स्कोर 7 है, सेल्स है 35, ठीक है? तो आपने जब इसके बीच में ये जो पर्सन 1 है, पर्सन 2, पर्सन 3, इनकी जब आपने सेल्स और टेस्ट स्कोर का डेटा लिखा, तो क्वेश्चन ये था कि क्या टर्मिनेशन ऑफ अ सेल्समैन डिपेंडिंग ऑन हिज टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड? बताओ, यही था ना क्वेश्चन? ओके, लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन अगेन, एक मिनट। देखो, ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन, डू यू रिमेम्बर? यही था, यस है ना? देखो, अ कंपनी गिव्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू इट्स सेल्समैन व्हिच इज फॉलोड बाय अ टेस्ट, तो टेस्ट स्कोर था और सेल्स था, ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला, डज इट इंडिकेट द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ सेल्समैन विद लो टेस्ट स्कोर इज जस्टिफाइड? ठीक है, तो अब लो टेस्ट स्कोर अगर किसी का है, आप उसको टर्मिनेट कर दें, इज इट जस्टिफाइड? तो जब आर की वैल्यू है, आर इज 0.947, है ना? तो मतलब जो टेस्ट स्कोर है और सेल्स है, दे आर closely related, they have high degree positive correlation, है ना? तो since there is high degree positive correlation between test score and the sales, so it does not indicate that the termination of low test score is justified. हाँ जी। मैम इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल हम्म आर वाला मांगा होता तो इसको कर सकते थे हम्म रैंक? अच्छा, अब ये देखो, जो आपका रैंक है,
अब इसमें आप रैंक से क्यों नहीं कर सकते, ये बताओ रीजन। मैम दोनों चीजें अलग अलग है ना, तो स्कोर में भी रैंक करना पड़ेगा, सेल्स में भी, तो वो हाँ सेल्स में भी रैंक करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली। सेम चीज होनी चाहिए दोनों, तभी कर पाएंगे। नहीं रैंक आप कर सकते हो, दोनों दोनों भी कर सकते हो कुछ केसेस में, लेकिन इसमें क्या आप कर सकते हो, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। इसमें अलग है तो क्यों करेंगे हम, मतलब दो कैंडिडेट्स का करते थे ना रैंक, डाउट तो यही था। अच्छा जैसे ये वाला प्रॉब्लम था बच्चे, देखो जो ये सेम हमने अभी जो प्रॉब्लम किया था, ठीक है, इसमें भी वो दोनों मेथड्स थे, मेथड टीचिंग मेथड ए, टीचिंग मेथड बी। आपने इसमें रैंक कोरिलेशन निकाला है ना, तो इसमें क्या आप सिंपल आर भी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते हो, है ना। यू इफ यू वांट टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ द टीचिंग मेथड्स, इसमें आर भी निकाल सकते हो आप, और इसमें तो रैंक भी एपी निकाल एक्स सकते वाई हैं। हो जाएंगे हमारे। हाँ ये आपका एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा, मैम ठीक इसके है। फर्स्ट पार्ट में निकाला हो तो हुआ है। हाँ इसके फर्स्ट पार्ट में निकाला हुआ है, ठीक है। अब जो ये वाला प्रॉब्लम है, मैं इसमें पूछ रही हूँ क्या इसमें आप रैंक कोरिलेशन कर सकते थे। देखो दिस इज द टेस्ट स्कोर ऑफ द सेम पर्सन एंड इट इज द सेल्स ऑफ द सेम पर्सन, है ना, 14 और 31। तो इसमें हम रैंक कोरिलेशन भी कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना। देखो सेम पर्सन का टेस्ट स्कोर है और सेम पर्सन की सेल्स है, तो हमारे पास जो ये रोल नंबर, यू कैन कॉल दिस पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी एंड डी एंड सो ऑन। तो जब आप इस पर्सन इनको रैंक दोगे अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट स्कोर एंड इफ यू गिव रैंक अकॉर्डिंग टू देयर सेल्स, ठीक है, तो इसमें भी आप कर सकते थे रैंक कोरिलेशन। मैम पर रैंक तो तब यूज करा हुआ है ज्यादातर क्वेश्चन में कि सेम ही चीज हो, जैसे टीचिंग मेथड था तो ए का ही टीचिंग मेथड, बी का ही टीचिंग मेथड, हाँ ठीक है। में अब तो ये देखो अलग है ना, दोनों चीज़। नहीं क्यों अलग है, देखो ना ये जो पर्सन ए है उसी का तो टेस्ट स्कोर है और उसी की सेल्स है, सो वी कैन रैंक देम अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट एंड परफॉर्मेंस इन द सेल्स। लेकिन आप सुनो, इसमें हम रैंक कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें रैंक नहीं कर सकते। जैसे आपका देखो, if you have this question, calculate the coefficient of correlation between the average expenditure and sales, इसमें आप रैंक नहीं कर सकते, बताओ क्यों। देखो दिस इज नॉट द क्वालिटी, जो आपका टेस्ट स्कोर है और जो सेल्स परफॉर्मेंस है, दैट इज दीज टू मेजर्स आर क्वालिटेटिव, है कि नहीं, क्वालिटेटिव है ना, बताओ, दीज आर क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव है ना, क्योंकि टेस्ट स्कोर भी क्वालिटी है, और हाउ यू कैन हाउ मच यू कैन स्कोर इन अ टेस्ट, है ना, एंड हाउ मच सेल्स यू कैन मेक इन अ मंथ और इन अ ईयर, दैट इज आल्सो क्वालिटी। तो ये क्वालिटेटिव डेटा है, इसमें आपने दोनों कर सकते थे। अब क्योंकि डेटा अगर, अच्छा एक और चीज है, अगर मान लो ये डेटा मोर देन 50 होता तब आप इसमें रैंक कोरिलेशन नहीं करते, मोर देन 30 होता तब भी नहीं करते, क्योंकि 30 तक तो हम रैंक्स असाइन करना इजी होता है, 30 के बाद, ठीक है, इफ देयर इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू 30, 30 के बाद आपको रैंक असाइन करना इज नॉट इजी। अब जो सेल्स और एवरेज एक्सपेंडिचर है, दिस इज नॉट अ क्वालिटेटिव डेटा, तो अब इसमें आप रैंक कोरिलेशन नहीं कर सकते। यस गॉट इट, समझ में आया। इसमें कर सकते हो रैंक कोरिलेशन इलस्ट्रेशन 20 में। यस टेल मी नमन। मैम एक्स वाई है तो कर सकते हैं, मतलब क्यों कर सकते हैं, अब देखो ना, एक्सपेंडिचर और क्वालिटी सेल्स दे आर नॉट इसमें क्वालिटेटिव, बताओ। हाँ मैं 21 वाले की बात। अच्छा 21,
21 तो उसमें कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिंपली एक्स और वाई सीरीज है और कोई भी क्वालिटी इज नॉट मेंशन, तो कहाँ से करेंगे? क्वालिटेटिव डेटा है ना, नहीं कर ये- सकते, ओके। है ना। जब भी क्वालिटेटिव डेटा होगा तो उसमें आप रैंक कोरिलेशन हमेशा निकाल सकते हो। देखो इसमें भी रैंक कोरिलेशन नहीं निकलेगा, इसमें भी नहीं निकलेगा, लेकिन जो 22nd इलस्ट्रेशन है उसमें देखो रैंक कोरिलेशन निकलेगा, क्योंकि इसमें बोला है कि देयर इज अ ब्रांड ऑफ टी, ठीक है, और पैनल ऑफ वुमेन एंड पैनल ऑफ मेन, ठीक है, डिटरमाइन हाउ क्लोजली मेंस एंड वुमेन टेस्ट इन टी आर रिलेटेड। तो ऑब्वियसली इसमें तो रैंक कोरिलेशन ही निकलेगा, है ना, क्योंकि वैसे भी ये रैंक्स हैं। रैंक दी है वर्स्ट, बेस्ट टू वर्स्ट, बेस्ट टेस्टिंग टी टू वर्स्ट टेस्टिंग टी, ठीक है, तो ये रैंक है, तो ऑब्वियसली इसमें रैंक कोरिलेशन निकलेगा। अब ये सीरीज कोई क्वालिटेटिव डेटा नहीं है, तो इसमें भी सिंपल कोरिलेशन है, लेकिन यहाँ पर सेल्स और एक्सपेंडिचर है, यहाँ पर आप रैंक कोरिलेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब यहाँ आप दोनों निकाल सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट स्कोर है और ये सेल्स है, तो ये दोनों, दीज टू आर द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन। टेस्ट स्कोर कितना करेगा, वो सेल कितनी करेगा। एक पर्सन है जिसने 14 टेस्ट स्कोर लिया और 31,000 की उसने सेल करता है वो, फिर उसने 19 स्कोर है 36,000 की सेल करता है, इधर इसका भी 19 स्कोर है लेकिन ये 39,000 की सेल करता है, तो इसमें इसने आर निकाला है, स्मॉल आर, बट इसमें आप कैपिटल आर रैंक कोरिलेशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो वी हैव टू चेक वेदर वी कैन अप्लाई रैंक। तो रैंक बच्चे देखो, इसमें मैंने इसी की पीडीएफ आपके साथ शेयर की है, इसी बुक की, ठीक है, इसमें यू विल फाइंड द थियरी पार्ट ऑल्सो, ठीक है। ये 2 वेरिएबल वाले आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी ये मेरिट्स लिमिटेशन सबकी आपको रैंक मेथड की दी है, ये सब आप देख लेना। देखो व्हेन मैं रैंक्स आर नॉट, बोलो बोलो। कैटरिंग डायग्राम मेथड जो है उस पे क्वेश्चन आ सकता है क्या? ग्राफ विच कौन सा मेथड बेटा? मैम पेज नंबर 204 पे है जो। स्कैटर डायग्राम? यस मैम। नहीं 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 आ सकता क्वेश्चन। देखो बच्चे ये सिर्फ एक मेथड है, दिस स्कैटर डायग्राम इज जस्ट अ मेथड, लेकिन आप बताओ हम इतने फास्ट मूविंग वर्ल्ड में अगर ये मेथड करने लगे तो हाउ मच टाइम विल इट कंज्यूम, और आपका रिजल्ट भी अप्रोप्रिएट नहीं आएगा। तो ये वो वाले मेथड्स हैं जो बहुत ऑब्सोलीट हैं और जो बहुत पहले कभी यूज किए जाते थे व्हेन दीज मेथड्स वर नॉट डेराइव्ड, है ना, जो फास्ट आपके मेथड्स हैं, जब वो नहीं थे तब ऐसे मेथड्स यूज होते थे, ठीक है। तो ये तो आपका बच्चे ये अब यूज नहीं होते। 208 आपको पेज नंबर पे जो क्वेश्चन है वैसे करने हैं। 208, एक मिनट, मैम क्या कौन नहीं सा? करना है वो भी बता देना। जो मैं करा रही हूँ बस यही करना है, सिग्मा डीएक्स डीवाई वाला मेथड ही यूज करना है, यही वाला, ठीक है। राखी क्या पूछ रहे थे आप? मैम 200 पेज पे एक क्वेश्चन है, 208 पेज अच्छा नंबर, वो थोड़ा ठीक है, डिफरेंट। अच्छा बताती हूँ, एक मिनट। 200 पेज नंबर 200 208 पे 208 पे, हाँ ये नहीं करना है माय डियर। ये ग्रुप डेटा कह रहे हो, ग्रुप डेटा राखी, में ये नहीं करना बच्चे, ग्रुप डेटा नहीं करना है, ये मैम ने भी नहीं कराया होगा आप लोगों को, हाँ नहीं करना, ये ग्रुप डेटा नहीं करना है। वैसे इसमें है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ ये टेबल बनती है और सारी वैल्यूज ना इस टेबल से आ जाती हैं, बट दिस इज नॉट मेंशन्ड इन योर कोर्स, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है ना इसमें, तो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है हमारे कोर्स में, ठीक है। यही है, मैंने रिपीटेड रैंक आपको बता दिया है ना, रिपीटेड रैंक आप कर लेना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ना इसने an examination of 8 applicants for a clerical post was taken by a firm, ठीक है, और मार्क्स हैं। अब इसने देखो इसमें मार्क्स हैं दोनों के, अकाउंट्स और स्टाफ्स के, इसने रैंक कोरिलेशन निकाला है। इसी क्वेश्चन में आप सिंपल कोरिलेशन भी निकाल सकते थे, है ना। देखो इसने बोला रैंक कोरिलेशन तो इसने रैंक निकाल दिया,
लेकिन अगर आप रैंक नहीं निकालना चाहते क्योंकि अब ये मार्क्स हैं दोनों के, तो आप इसमें सिंपल स्मॉल वाला कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकाल सकते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आप दोनों निकाल सकते हो, कुछ में आप सिर्फ एक ही निकाल सकते हो, है ना। ठीक है, मैंने पीडीएफ जो शेयर किया आप उसको एक बार देखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो राबी क्रॉप है और खरीफ क्रॉप है, दोनों का आपको ना रेनफॉल और प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, एंड यू आर सपोज टू फाइंड कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। अब इसमें आप रैंक कोरिलेशन क्यों नहीं कर सकते, बताओ। बिकॉज दिस इज नॉट द क्वालिटी, है ना। राबी प्रोडक्शन है, खरीफ प्रोडक्शन है, दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्शंस, है ना। तो आप रैंकिंग नहीं कर सकते कि खरीफ प्रोडक्शन की रैंकिंग ये है, राबी प्रोडक्शन की रैंकिंग ये है। तो रैंकिंग कैन नॉट बी डन इन सम केसेस। ठीक है, और जहाँ हो सकती है वहां हम रैंकिंग कर सकते हैं। अब जैसे ये मार्क्स इन अकाउंट्स और स्टैट्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आप रैंकिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो ना, बिकॉज मार्क्स इज सम क्वालिटी, गेट इन सम मार्क्स। क्वालिटेटिव डेटा में यू कैन ऑलवेज डू द रैंकिंग। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये कर लेना, इसमें बहुत सारी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स भी हैं। ठीक है, तो आप देख लेना। ठीक है, टुमारो वी विल डू दिस रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन आपका जो फर्स्ट वाले सेशन है उसमें हो जाएगा, और सेकंड वाले सेशन में वी विल डू कर्व फिटिंग। ठीक है, और फिर फ्राइडे सैटरडे हम सैम्पलिंग करेंगे। ठीक है, मैम वो हाइपोथेसिस हाँ बहुत सिंपल है वो बच्चे, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज वेरी सिंपल। ठीक है, वो आपने क्योंकि पहली बार पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि ये क्या है हाइपोथेसिस एंड ऑल, है ना, बट इट्स वेरी सिंपल। वो उसमें हमारे 4 आवर्स से ज्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये मैं अभी आपको स्कैन करके नोट सेंड करती हूँ, मैम उसमें ज्यादा टाइम अनसॉल्व वाले क्वेश्चन की फोटो भेज देना, पीडीएफ में है नहीं। नहीं है। एक ठीक है मिनट में। निपुण, मैं भेजती हूँ। ठीक है, मैं इस अभी स्कैन करके आपको कल वाले और आज वाले नोट्स में सेंड करती हूँ। ठीक है, और मैं पीडीएफ उसकी भेजती हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, कल 12:30 पर हम मिलते हैं।